नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आज की खबर में आपको बताएंगे देश और दुनिया की हर अहम खबर, लेकिन उससे पहले ये संदेश। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। संसद टीवी भी आपसे अपील करता है कि आप भी अपने घर तिरंगा लाकर आजादी का जश्न मनाएं। और अब बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। केंद्र की मंकी पॉक्स पर विशेषज्ञों के साथ बैठक। WHO के प्रतिनिधि समेत शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ हुए शामिल। मौजूदा दिशा निर्देशों पर पुनर्विचार। देश में मंकी पॉक्स के अब तक 9 मामले, 1 की मौत। कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी। केंद्रीय कानून मंत्री ने राज्यसभा में दिया चर्चा का जवाब। लोकसभा में गतिरोध की भेंट चढ़ा प्रश्नकाल और शून्यकाल। प्रधानमंत्री का लोगों से कोविड टीके की एहतियाती खुराक लेने का आग्रह। गुजरात के वलसाड जिले में श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का ऑनलाइन शुभारंभ। कई और परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। ईडी ने यंग इंडिया के कार्यालय में फिर शुरू की तलाशी। सबूतों को जमा करने की कवायद। राहुल गांधी ने कहा, लोकतंत्र की रक्षा और सद्भाव के लिए लड़ते रहेंगे। और आसियान सम्मेलन से इतर विदेश मंत्री की अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात। श्रीलंका, म्यांमार समेत वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा। इंडो पैसिफिक पर भी बातचीत। और अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज उपराष्ट्रपति निवास में IIPA की ओर से आयोजित लोक प्रशासन में 48वें उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ संवाद किया। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन में भारतीय और भूटान विदेश सेवा के नवनियुक्त अधिकारियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि विदेश सेवा चुनौतीपूर्ण परंतु अपार संभावनाओं से भरा क्षेत्र है। इस सेवा के माध्यम से हम देश को कुछ समर्पित भी कर सकते हैं और दुनिया के अंदर भारत की साख और प्रतिष्ठा को और बढ़ा सकते हैं। देश के प्रधान न्यायाधीश NV रमन ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश की है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत की प्रवर्तन निदेशालय को दी गई हिरासत की अवधि 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। सरकार ने 5 से 15 अगस्त तक देश भर में अपने सभी संरक्षित स्मारकों और स्थलों पर आगंतुकों और पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क कर दिया है। शेयर बाजार में पिछले 6 दिन से जारी तेजी पर आज विराम लग गया। बैंक और ऊर्जा शेयरों में मुनाफा वसूली से BSE सेंसेक्स 51.73 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। अमेरिकी सीनेट ने फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने का समर्थन किया। सीनेट ने 1 के मुकाबले 95 मतों से इसका समर्थन किया। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने दक्षिण कोरिया के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान चीन ताइवान के संबंधों पर प्रत्यक्ष रूप से कोई भी टिप्पणी करने से परहेज किया। अमेरिका के इंडियाना राज्य में सड़क हादसे में रिपब्लिकन पार्टी की नेता और सांसद जैकी वालोरस्की और उनके 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। और अब खबरें विस्तार से। देश में मंकीपॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच इस बीमारी से निपटने को लेकर दिशा निर्देशों पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता आपात चिकित्सा राहत के निदेशक डॉक्टर L स्वास्थ्य चरण ने की। बैठक में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण से केंद्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। केंद्र की तरफ से मंकीपॉक्स बीमारी के प्रबंधन पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने पिछले 21 दिनों के भीतर प्रभावित देशों की यात्रा की है और उसके शरीर पर लाल चकत्ते पड़ने, लसिका ग्रंथियों में सूजन, बुखार, सिर में दर्द, शरीर में दर्द और बहुत ज्यादा कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं
तो उसे संदिग्ध माना जाएगा। देश में मंकी पॉक्स के अब तक 9 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक मरीज की मौत भी हो गई है। WHO ने हाल ही में मंकी पॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया था। मंकी पॉक्स जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला एक संक्रमण है और इसके लक्षण चेचक जैसे होते हैं। We've received 12 samples from different states. We've received samples from Delhi, Haryana, Himachal, Bihar, and the neighboring areas of UP. Out of these 12, 2 have tested positive, and they are both from Delhi, from the patients who are admitted at the Loknayak Jayaprakash Narayan Hospital. और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी अखिलेश सुमन का। अखिलेश, देश अभी तक कोरोना के कहर से ठीक तरह से उबर नहीं पाया था कि एक और बीमारी मंकी पॉक्स। हाल ही में केंद्र सरकार ने शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बैठक बुलाई। ये बैठक कितनी अहम है और क्या संबंधित जानकारी इस बैठक से? देखिए, आज ही ये बैठक हुई है और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा जो अब जैसा कि आपने बताया एड्स नियंत्रण, उसके अलावा अन्य रोगों से संबंधित विभागों के अधिकारी भी शामिल थे। उसके अलावा WHO के प्रतिनिधि भी शामिल थे और जो बातें अभी तक आई है उसमें यह माना जा रहा है कि मंकी पॉक्स को गंभीरता से लेना चाहिए। निश्चित तौर पे यह उस तरह का वायरस नहीं है जो आपको कोरोना वायरस में देखने को मिला था। इसमें यह माना जा रहा है कि किसी न किसी तरह का शारीरिक संपर्क या जो बॉडी फ्लूइड्स कहते हैं, जो सलाइवा कहते हैं, किसी तरह से उस तरह का संपर्क होने या चमड़े के साथ कोई घायल होने या उस तरह के चमड़े के संपर्क या अब उससे और ज़्यादा बढ़ाकर कपड़ों के मामले में भी देखा जा रहा है। लेकिन यह माना जा रहा है कि यह उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती गई तो वह ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए वो जो दिशा निर्देश अभी तक जारी किए गए थे उन दिशा निर्देशों में क्या परिवर्तन की ज़रूरत है। और WHO के लोगों ने खास तौर पे इस बात की ओर रेखांकित किया कि जो पिछले कोरोना वायरस के समय जो भारत की जो चिकित्सीय तैयारी थी, जो मेडिकल प्रिपरेशन था, वह मेडिकल प्रिपरेशन कई बारों में लगा कि वो मेडिकल प्रिपरेशन पूरा था नहीं। तो इस बार मंकी पॉक्स अभी जब शुरुआती अवस्था में है तो किस तरह का मेडिकल प्रिपरेशन किया जाए, इसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग थी। और एक खास बात यह भी मानी गई कि क्योंकि भारत के लोग अभी कोरोना वायरस चूँकि अभी काफ़ी कम हो गया है तो भारत के लोग बड़ी संख्या में बाहर जा रहे हैं भ्रमण के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए, बिजनेस टूर्स के लिए, और वो जब वापस आएंगे तो किस तरह से उनकी जांच होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वो मंकी पॉक्स का वायरस लेकर नहीं आए हैं। तो दो बातें तो सामने आ रही है कि एक तो जो ट्रैवलर्स जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं उनको किस तरह की हिदायत दी जाए ताकि वो विदेश में जाकर मंकी पॉक्स का शिकार न हो जाए, और उसके बाद वहाँ से जो लोग भारत में आ रहे हैं उनकी किस तरह से जाँच की जाए ताकि वो वायरस लेकर ना आए। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिन पर की ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई और आगे जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो मंत्रिमंडलीय स्तर की बातचीत होगी, जो अधिकारियों ने आज बात की है उसके बाद मंत्री को अवगत कराएंगे, उसके बाद एक शीर्ष स्तर पे बात हो कि वो दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। क्या दिशा निर्देश जारी किए जाएं, इस पर बिल्कुल बात करनी बहुत ज़रूरी है और इस पर बात की भी गई क्योंकि बिल्कुल सही कहा है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। विपक्षी सदस्यों के अवरोध के बीच राज्यसभा ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा में ये विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने हर राज्य में और हर जिले में परिवार अदालतों की स्थापना को समय की मांग बताया और कहा कि वर्तमान में इन अदालतों में 11 लाख से अधिक मामले लंबित हैं जिनका समय पर निस्तारण करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुटुंब न्यायालय प्रत्येक जिले में खुले, इसके लिए वह राज्य सरकारों से बात करेंगे। जितने सदस्यों ने अपने अपने बातें रखे हैं, बहुत ही सकारात्मक सुझाव दिया है, बिल का समर्थन किया है। सर संक्षेप में मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि भारत का हर परिवार सुखी हो, हर एक परिवार के सदस्य आपस में तालमेल रहो, पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध हो, बच्चे खुशी रहे, परिवार आबाद हो। हिंदुस्तान में हर एक परिवार आबाद होगा, हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान बीजेपी की सरोज पांडे ने कहा कि संयुक्त परिवारों
और एकल परिवारों की अलग अलग समस्याएं हैं। बीजू जनता दल के मुजीबुल्लाह खान ने कहा, कानून में ऐसी कौन सी खामियां हैं कि तलाक की प्रक्रिया में लंबा समय लगता है और इसका खामियाजा बच्चे भुगतते हैं। पाश्चात्य संस्कृति ने भारत की संस्कृति को बहुत हद तक आघात पहुंचाया है। मैं कहना चाहती हूं कि भारत की संस्कृति बेहद समृद्धशाली रही है। परिवार न्यायालय को स्थापना और राज्य सरकारों और परिवार न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाई को मान्य करने के लिए बनाए गए हैं। अपने उद्देश्य को पूरा करना जरूरी है। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही और महंगाई के मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी सदस्यों के अवरोध की वजह से कार्यवाही बाधित रही। गतिरोध की वजह से सदन में प्रश्नकाल बाधित रहा, वहीं शून्यकाल नहीं चल सका। अवरोध नहीं थमने पर पीठासीन सभापति ने बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अगर विपक्षी सदस्य अपने स्थान पर जाते हैं और सदन चलने देते हैं तो 12 बजे के बाद उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। बावजूद इसके सदन में गतिरोध जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड-19 रोधी टीके की एहतियाती या बूस्टर खुराक लेने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने श्रीमद राजचंद्र मिशन के 250 बिस्तरों वाले एक अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन करने के बाद ये अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर सरकार ने 75 दिनों तक टीके की निःशुल्क खुराक देने का अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे परिवार सहित हमारे क्षेत्र या गांव में हर कोई एहतियाती खुराक ले। इन प्रयासों में जब समाज जुड़ता है, तब आप जैसे सेवा कर्मी जुड़ते हैं, तब तेजी से बदलाव आता ही है। और यही बदलाव आज देश अनुभव कर रहा है। साथियों, आज भारत स्वास्थ्य की जिस नीति पर चल रहा है, उसमें हमारे आसपास के हर जीव के आरोग्य की चिंता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल में सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी सरकार दी है। बेंगलुरु में गृह मंत्री संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ ने आजादी की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में किया। इस मौके पर उनके निशाने पर पूर्व यूपीए सरकार रही। एमएसएमई को बचाने के लिए हमने कई प्रकार के प्रयास किए। उनको वर्किंग कैपिटल दिया, 6 लाख करोड़ रुपया एमएसएमई को देने का हमने प्रयास किया। मुफ्त राशन देकर लोगों को टिकाने का, उनके मॉरल को टिकाने का प्रयास किया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीमें भी चालू की। प्रवर्तन निदेशालय ने हेराल्ड हाउस भवन में जांच अधिकारियों के समक्ष कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के उपस्थित होने के बाद यंग इंडियन के कार्यालय में तलाशी की कवायद फिर शुरू कर दी। कांग्रेस के स्वामित्व वाले समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक इसी कंपनी के पास है। ईडी ने उनके खिलाफ समन जारी किया था, क्योंकि जांच एजेंसी चाहती थी कि यंग इंडियन के कार्यालय पर छापेमारी के दौरान कंपनी के प्रमुख अधिकारी के तौर पर खड़गे मौजूद रहें। हेराल्ड हाउस की 4 मंजिला इमारत के प्रथम तल पर स्थित यंग इंडियन के एक कमरे के दफ्तर पर संघीय एजेंसी ने अस्थायी सील लगा दी थी, ताकि सबूत सुरक्षित रहें। ताला लगे होने और अधिकृत प्रतिनिधि के उपलब्ध नहीं होने के चलते एजेंसी पिछले 2 दिनों से तलाशी नहीं ले सकी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर कहा कि वो किसी से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि देश और लोकतंत्र की रक्षा और सद्भाव बरकरार रखने के लिए वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के मामले में अपनी कार्रवाई के तहत बुधवार को दिल्ली में नेशनल हेराल्ड कार्यालय में यंग इंडिया कंपनी के परिसर को अस्थायी रूप से सील कर दिया था। इससे पहले ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन के मामले में ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की थी। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को अभी एकनाथ शिंदे धड़े की उस याचिका पर कोई फैसला नहीं लेने के निर्देश दिए हैं जिसमें कहा गया है कि उसे ही असली शिवसेना माना जाए और पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाए। पीठ ने कहा कि वो महाराष्ट्र के हाल के राजनीतिक संकट से संबंधित मामलों को संविधान पीठ के पास भेजने पर सोमवार तक फैसला लेगी। पीठ ने कहा कि हम इस पर फैसला लेंगे कि मामले को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में हाल के राजनीतिक संकट के दौरान शिवसेना और उसके बागी विधायकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद राज्यवार समाचार। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मैं यही कहूँगा, हर नागरिक से ये अनुरोध करूँगा कि अपने घर के सामने, अपने घर में हमारे तिरंगा को फैलाएं और ये आज से शुरू करें और अगस्त 15 तक वो तिरंगा करें कि हर घर का तिरंगा का एक मूवमेंट प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, हर घर तक पहुँचे। हिंदुस्तान आजाद हुआ, उसके बाद दूसरी लड़ाई हमें लड़नी। To celebrate 75 years of independence, Economic Sutra brings you the first episode of a 2-part series on India's economic journey since 1947. हम सबों को हिम्मत दिखानी है, दृढ़ता दिखानी है। We will be exploring this only on Sansad TV. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। ओडिशा विधानसभा के नए अध्यक्ष बिक्रम केशरी अरूखा ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विविध विषयों पर चर्चा हुई। झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के 4 विधायकों का निलंबन वापस ले लिया है। हरियाणा में पूर्व कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिश्नोई की पत्नी और पूर्व विधायक रेणुका बिश्नोई भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। गुजरात में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सूरत के पिपलोदा में हर घर तिरंगा रैली में शामिल हुए। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति और विकास कार्यों पर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। असम के मोरीगांव जिले में आतंकी मुस्तफा उर्फ मुफ्ती मुस्तफा द्वारा संचालित जमीउल हुदा मदरसा ढह गया। राज्य में 800 सरकारी मदरसे पहले ही बंद किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 से 7 अगस्त को गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। 6 अगस्त को वे टाउन हॉल में जामगर के व्यापारियों को संबोधित करेंगे और 7 अगस्त को जामनगर के बाद संबोधित करने के बाद छोड़ा उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और चुनावी घोषणा करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु की एक कंपनी के खिलाफ कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन जांच के सिलसिले में 40 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उन कर्मचारियों की जानकारियां देने का निर्देश दिया गया है जिन्होंने केंद्र की नीतियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च को 2 दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल के दौरान काम नहीं किया था। दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश के बाद निवासियों को उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आईएमडी ने अगले 2 दिनों में और बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है।
अब कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से 17 राज्यों के कुछ केंद्रों पर आज आयोजित होने वाली CUET UG स्थगित कर दी गई। 4 अगस्त को आयोजित होने वाली CUET UG की दूसरी पाली की परीक्षा सभी केंद्रों पर रद्द कर दी गई है। 12 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी CUET के दूसरे चरण का पहला दिन विभिन्न कारणों से प्रभावित रहा। परीक्षा देने आए कई उम्मीदवारों ने दावा किया है कि उन्हें तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ा। केरल में लगातार भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जल जमाव से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों को घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य के पथनमथिट्टा, अलापुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़ और कन्नूर समेत 8 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि तिरुवनंतपुरम को छोड़कर शेष जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और 10 देशों के समूह आसियान के बीच हिंद प्रशांत, आतंकवाद के खतरे से मुकाबला जैसे मुद्दों पर वैचारिक समानता है। दोनों पक्षों के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र में डिजिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि शामिल हैं। एस जयशंकर ने कंबोडिया की राजधानी नोम पेह में आसियान मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद ये टिप्पणी की। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के संपर्क परियोजनाओं, कोविड-19 से निपटने, साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर समान विचार हैं। बैठक से इतर विदेश मंत्री ने कई देशों के अपने समकक्षों के साथ भी मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कंबोडिया की राजधानी नोम पेह में आसियान सम्मेलन से इतर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। इस दौरान श्रीलंका की स्थिति, म्यांमार के घटनाक्रम और अन्य वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की गई। मुलाकात के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन ताइवान के बीच बढ़ते तनाव पर भी चर्चा हुई। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका और भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीय भूमिका के प्रबल समर्थक हैं। श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने कहा कि वे राष्ट्रपति कार्यालय के पास स्थित गालेफेस धरना स्थल और इसके आसपास के क्षेत्र को शुक्रवार रात तक खाली करने के पुलिस के आदेश का पालन नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुलिस ने उन्हें घटनास्थल से हटाने के संबंध में अदालत से आदेश हासिल नहीं किया है, जो पूर्ववर्ती राजपक्षे शासन के खिलाफ प्रदर्शन के बाद से यहां सरकार विरोधी प्रदर्शनों का केंद्र बन गया है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी दावा किया कि इस क्षेत्र को पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की सरकार द्वारा एक धरना स्थल के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने कहा कि इसलिए धरना स्थल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से बड़े तनाव के बीच चीन ने कहा कि उसकी नौसेना, वायुसेना और अन्य बलों का सैन्य अभ्यास पड़ोसी देश के आसपास 6 क्षेत्रों में लगातार जारी है। इस सप्ताह हुई पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन ने ये सैन्य अभ्यास शुरू किए हैं। चीन दावा करता रहा कि ताइवान उसका हिस्सा है। वह विदेशी अधिकारियों के ताइवान दौरे का विरोध करता रहा। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने कहा कि ये अभ्यास नाकेबंदी, समुद्री लक्ष्यों पर हमले, जमीनी लक्ष्यों पर हमले और वायु क्षेत्र नियंत्रण पर केंद्रित संयुक्त अभियान है। अभ्यास रविवार तक चलेंगे। शीर्ष भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत ने आसान जीत दर्ज कर राष्ट्रमंडल खेलों की अपनी अपनी एकल स्पर्धा के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने राउंड 32 के मुकाबले में मालदीव की फातिमा नबाहा अब्दुल रज्जाक को महज 21 मिनट में 21-4, 21-11 से हरा दिया। और इस शानदार जीत के बाद एक खबर ऐसी भी जहां पर जश्न का माहौल है। जी हां, फ्रांसीसी के चिड़ियाघर ने जुड़वा मादा बेबी पांडा का पहला जन्मदिन मनाया। इस दौरान बेबी पांडा ने केक का भी आनंद लिया। जाते जाते आपको छोड़ जा रहे हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ। आप इन तस्वीरों के साथ लुत्फ उठाइए और हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।